Hello students, how are you? Hope you all are doing well and safe at your home. आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी सुगम भारती का पार्ट 5 मदन मोहन मालवीय। ओके, यह एक जीवनी है इनके बारे में जिसे जगदीश कुमार जी गोयल ने लिखा है। ओके, जगदीश गोयल जी ने लिखा है। यह जो है एक महान पुरुषों के व्यक्तित्व का परिचय बताया गया है इस चैप्टर में आपको, और उनकी देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के बारे में बताया गया है, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट को। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय को नररत्न और अपने को उनका पुजारी मानते थे। वह कहा करते थे कि मैं मालवीय जी से बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता, मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ। है ना, महात्मा गांधी जो थे वह मदन मोहन मालवीय जी को नररत्न और अपने आप को उनका पुजारी कहते थे। नररत्न मीन्स क्या होता है? नररत्न कहा गया है मदन मोहन मालवीय जी को, तो नररत्न मतलब होता है मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो, इसलिए उन्होंने उन्हें नररत्न की उपाधि दी और अपने आप को उनका भी पुजारी मानते थे महात्मा गांधी जी। ओके, वह कहते थे कि मदन मोहन मालवीय जी से बड़ा कोई भी देशभक्त नहीं है और ना ही मैं किसी को मानता हूँ। ठीक है, और इसलिए मैं उनका सदैव मतलब हमेशा उनकी पूजा करता हूँ। नेक्स्ट है, कई लोग मालवीय जी के नाम का बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए कहते थे कि वह मद ना मोह ना मालवीय है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें मद और मोह नहीं है ना। उनके नाम का सुंदर अर्थ क्या निकालते हैं? मदन मोहन मालवीय में तो मदन में मद है ना, और मोहन में मोह जो है, उन दोनों का अर्थ निकालते हुए कहते हैं जिसमें ना ही मद हो और ना ही मोह हो, इसलिए उनका सुंदर अर्थ वे नाम का निकालते हैं। ठीक है, सचमुच ही मदन मोहन मालवीय जी में मद या मोह लेश मात्र भी नहीं है ना, उनमें ना ही नशा ना ही लालच की कोई भी भावना नहीं है, एक मात्र भी नहीं है, इसलिए लोग उन्हें महामना कहते थे, इसलिए लोग उन्हें महामना के नाम से भी जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक लेखक ने मदन मोहन के बारे में ठीक ही लिखा है कि प्राचीनता की दृष्टि से यदि उनको भारत का महर्षि कहा जा सकता था तो आधुनिकता की दृष्टि से उनको राजर्षि कहा जा सकता है। पर मदन मोहन मालवीय तो अपने को भारत का भिखारी मानते हैं, है ना, मतलब उनकी एक लेखक थे जो उनकी इस भावना को देखते हुए वे नररत्न कहे जाने थे। उसके बाद महामना के नाम से जाने लगे, तो एक लेखक ने उनके बारे में लिखा था कि प्राचीनता की दृष्टि से मतलब पुरानी दृष्टि से उन्हें भारत का महर्षि कहा जा सकता था, तो अभी नवीनता के लिए उन्हें राजर्षि क्यों नहीं कहा जा सकता, है ना। परंतु मदन मोहन मालवीय जी थे जो वे अपने आप को भारत का भिखारी मानते थे, मतलब वो अपने आप को उतना श्रेष्ठ नहीं मानते थे जितना लोग उन्हें समझते थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रजनाथ व्यास और माता का नाम मूना देवी था। ये लोग मालवा से आए थे, इसलिए मालवीय कहलाते थे, है ना। ये कहाँ के थे? मालवा से आए थे, इसलिए इन्हें मालवीय कहलाते थे। ब्रजनाथ व्यास राधा कृष्ण के परम भक्त थे, वह बड़े अच्छे कथावाचक थे। मूना देवी बड़े सरल स्वभाव की थी। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ एक मामूली से कच्चे पक्के और पुराने मकान में रहते थे, है ना। उनके जो पिताजी थे ब्रजनाथ व्यास और माता का नाम था मूना देवी था, है ना, वे मालवा के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें मालवीय जी कहलाते थे। ब्रजनाथ जी थे वे राधा कृष्ण के परम भक्त थे और वह बड़े अच्छे ही कथावाचक थे, मतलब कथा सुनाने वाले थे। और उनकी जो माता जी थी वह बड़े ही सरल स्वभाव की थी। वे दोनों अपने बच्चों के साथ एक कच्चे पक्के पुराने से मकान में रहते थे। ठीक है, मोहल्ले में श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला थी। मदन मोहन मालवीय जी आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। मदन मोहन मालवीय जी की आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। पाठशाला में सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, जिसका बालक मदन मोहन पर बड़ा गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसके बाद मदन मोहन को एक बड़े स्कूल भेजा गया। स्कूल की फीस ज़्यादा नहीं थी, पर उनके माता पिता वह भी नहीं दे सकते थे।
माता के हाथ में सिर्फ चांदी का एक कड़ा था जिसे वह पड़ोस के एक घर में गिरवी रखकर बच्चे की फीस देती थी। भारत भाग्य की बात देखिए कि जिस बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस के लाले पड़े रहते थे, उसने आगे चलकर हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की स्थापना की, जिसमें हजारों विद्यार्थी को विद्यादान दिया जाने लगा, है ना। उसके बाद जब आरंभिक शिक्षा वहीं से उनकी श्रीधर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में हुई थी, वहाँ पर मोहल्ले में ही थी जो, है ना। उसके बाद उन्हें बड़े स्कूल भेजा गया, है ना। तो स्कूल की फीस ज़्यादा नहीं थी, परंतु उनके माता पिता की स्थिति ठीक नहीं थी, तो वे वह भी फीस उतनी ही फीस नहीं दे पाते थे। इसलिए उनकी माता जी के पास एक चांदी का कड़ा था, तो वे उसे पड़ोस में गिरवी रखकर उसकी फीस देती थी। किसकी? मदन मोहन मालवीय जी की। और उनकी किस्मत ऐसी थी आगे चलकर की कि उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय जैसे एक विशाल बहुत बड़े विद्यालय की स्थापना की, जहाँ पर हजारों विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। ठीक है। अंग्रेजों की ओर मदन मोहन का झुकाव देखकर पिताजी उन्हें इलाहाबाद जिला स्कूल में भेज दिए, है ना। उनका जो झुकाव था वह अंग्रेजों की ओर होने लगा, जिस वजह से उनके पिताजी उन्हें इलाहाबाद जिला के स्कूल में भेजे। ठीक है। 1879 मतलब 1879 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास कर मदन मोहन ने म्योर सेंट्रल कॉलेज में नाम लिखवाया और वहीं से FA पास किया। BA करने के बाद वह गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहां उन्होंने शिक्षा पाई थी, केवल 40 रुपये महीने पर अध्यापक हो गए। ठीक है। जब वे इंटर की परीक्षा पास कर ली उन्होंने, उनके पिताजी द्वारा जब इलाहाबाद भेजा गया तो इंटर की परीक्षा पास करके वे म्योर सेंट्रल कॉलेज में उनका नाम लिखवाया गया। वहीं से उन्होंने FA पास किया और BA करने के बाद वे गवर्नमेंट हाई स्कूल में वहाँ पर उन्होंने शिक्षा पाई थी। वहीं केवल उन्होंने 40 रुपये महीने में वहाँ पर उन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट की थी। वहाँ पर वे अध्यापक के पद पर हो गए थे। ओके। फिर है लगभग 20 वर्ष की आयु में मदन मोहन मालवीय जी का विवाह पंडित आदित्य राम की कन्या कुंदन देवी के साथ हो गया, है ना। पर 20 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह पंडित आदित्य राम की कन्या कुंदन देवी के साथ हो गया था। ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी जो थे समाज सेवा का कार्य करते हुए राजनीति की ओर खिंचने लगे। 1885 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि कुछ सहयोगियों की सहायता से 1909 में ईस्वी में प्रयाग से अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर निकालना शुरू किया। साथ ही वे हिंदुस्तान पत्र का भी संपादन भी करते थे, है ना। उनका जो लगाव था वह राजनीति की ओर, पॉलिटिक्स की ओर जाने लगा, खिंचने लगा था। इसलिए वो 1885 में वे कांग्रेस में भी शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी में वे शामिल हो गए और उन्होंने रिपोर्टर वाला काम किया, पत्रकारिता वाला उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और उन्होंने अंग्रेजी का दैनिक पत्र जो था लीडर नाम से, और साथ ही वे हिंदुस्तान न्यूज जो पेपर चलता था उसका भी उन्होंने संपादन किया। कालंकार नरेश राजा रामपाल सिंह मालवीय जी से बहुत स्नेह करते थे। वह उनके गुणों और स्वभाव से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मालवीय जी को वकालत पढ़ने के लिए मजबूर किया और पढ़ाई के लिए बराबर 200 रुपये खर्चा देने का वादा किया, पर वे वकालत पढ़ना नहीं चाहते थे। वे वकालत पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इच्छा न रहते हुए भी वह प्रेम भरा अनुरोध ना टाल सके। विधि की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। वकालत में उन्होंने थोड़े ही वर्षों में अच्छा नाम कमा लिया। वकालत के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय की सबसे बड़ी सफलता थी चोरा चोरी कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लेने की थी। फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नाम के स्थान में एक सनसनीपूर्ण घटना घटी। जनता ने पुलिस थाना जला दिया। मुकदमा चलने पर सेशन जज ने 151 लोगों को फांसी की सजा दे दी। जब मामला हाईकोर्ट में गया तो पैरवी के लिए मालवीय जी को बुलाया गया, है ना। उन्होंने इतनी अच्छी बहस की कि सबके सब अभियुक्तों को साफ बचा लिया, है ना। इसमें जो थे मदन मोहन मालवीय जी, वह एक बहुत ही बड़े देशभक्त थे। उनका स्वभाव भी बहुत ही सरल और सीधा था, है ना। शायद यही कारण था कि
कालांकर नरेश राजा जो थे रामपाल सिंह को उनसे विशेष प्रेम तथा लगाव था, इसलिए उन्होंने उनकी बात को नहीं टाला जब वे उन्हें वकालत की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कहा, है ना। और 200 रुपये उन्होंने फीस का खर्चा देते हुए उन्होंने वकालत पढ़ने के लिए बोला था, है ना। फिर भी उन्होंने उनके इस प्रेम पूर्वक आग्रह को वे टाल नहीं सके, इसलिए उन्होंने उनके अनुरोध पर उन्होंने विधि की पढ़ाई की। राजा रामपाल सिंह पढ़ाई के लिए बराबर उन्हें 200 रुपये देते रहे, है ना। और विधि की पढ़ाई के बाद उन्होंने क्या, हाई कोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी। वकालत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही जल्दी अपना नाम कमा लिया और बहुत ही अपनी प्रसिद्धि स्थापित कर ली, है ना। वह बहुत ही अच्छे बहस कर लेते थे, बहुत ही अच्छी वह बहस कर लेते थे, तभी तो चौरा चौरी कांड के अभियुक्तों को उन्होंने फांसी से बचा लिया। फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर एक बहुत ही सनसनीखेज घटना घटी थी, जिसमें उग्र जनता ने पुलिस थाना भी जला दिया। इस कांड में कितने 151 लोगों को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, है ना। जब मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंचा, है ना, उन्हें अभियुक्त ठहराया गया। केस चलने पर सेशन जज जो थे इन सभी को फांसी की सजा दे दी थी, लेकिन जैसे ही मामला हाई कोर्ट में गया और पैरवी के लिए कौन वहां पर उनके मुकदमे के लिए कौन गया, मदन मोहन मालवीय जी जब गए को बुलाया गया, तब सब कुछ बदल गया। मालवीय जी ने इतनी अच्छी बहस की कि सभी अभियुक्त थे जो वे बाइज्जत बेदाग जो है निर्दोष साबित कर दिए गए और वे सभी मालवीय जी की यह बहुत बड़ी सफलता थी और वह बहस करने में कितने माहिर थे यह भी स्पष्ट हो गया। और इस प्रकार उन्होंने 151 लोगों को फांसी की सजा से उन्होंने बचाया और उन्हें निर्दोष साबित किया। ओके, नेक्स्ट देखिए, मदन मोहन मालवीय के जीवन का सबसे बड़ा काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का था। वह चाहते थे कि देश में कम से कम एक ऐसा विश्वविद्यालय जरूर हो जिस पर भारतीय संस्कृति की छाप हो। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना तेजी से आगे बढ़ने लगी। मालवीय जी विश्वविद्यालय के लिए झोली लेकर निकल पड़े और देश के कोने कोने में घूमने लगे। अंत में 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। पूरे 20 वर्ष तक यानी 1919 से 1939, है ना, 1919 से 1939 तक मालवीय जी विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे। इस विश्वविद्यालय ने बड़ी तेजी से उन्नति की और शीघ्र ही इसकी गिनती देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में होने लगी, है ना। जो मदन मोहन मालवीय जी थे उनका सबसे बड़ा काम क्या था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का था, है ना। वह चाहते थे कि देश में कम से कम ऐसा एक विश्वविद्यालय, एक कॉलेज ऐसा हो जिस पर भारतीय संस्कृति की छाप हो, उसका नाम हो, है ना। इसलिए उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना जो था, उनका प्लान जो था, वह तेजी से उन्होंने आगे बढ़ाया और उसके लिए वे विश्वविद्यालय खोलने के लिए, है ना, झोली लेकर देश के कोने कोने में उसे चालू करने के लिए, खोलने के लिए निकल पड़े। और अंत में 4 फरवरी 1916 को उसी दिन उन्होंने, बसंत पंचमी के दिन उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी, मतलब उसकी स्थापना की। और पूरे 20 साल तक, है ना, पूरे 20 साल तक 1919 से 1939 तक वे वहाँ के कुलपति भी रहे, है ना। और इस प्रकार से वह विश्वविद्यालय जो है वह उन्नति की शिखर तक बहुत ही जल्द पहुँचने लगा। नेक्स्ट देखिए, राजनीति के क्षेत्र में भी मदन मोहन मालवीय को काफी यश मिला। वह 1909 में लाहौर कांग्रेस के और 1918 में दिल्ली कांग्रेस के प्रधान चुने गए। असहयोग आंदोलन में वह 2-4 बार जेल भी गए, है ना। मदन मोहन मालवीय ने देश प्रेम, सच्चाई और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनकी बोली में अजीब मिठास थी, उनकी वाणी बहती गंगा के समान थी, जिससे कितने भी लोगों को प्रेरणा मिली थी। जब वह भाषण देने लगते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, है ना। जब वे भाषण देते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जिन लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिलता था वे उनसे प्रभावित हुए बिना ना रहते थे। जैसे साफ कपड़े वह पहनते थे, उतना ही साफ और निर्मल उनका मन था। उनकी एक बहुत बड़ी खूबी क्या थी कि वह मेहनत तो खुद करते थे और जब कीर्ति पाने का समय आता तो दूसरों को सामने कर देते थे। अपनी ख्याति से वह जहाँ तक हो सकता था बचने की कोशिश करते थे, है ना। मदन मोहन मालवीय जी जो थे वह राजनीति में भी उनका काफी नाम था, इसलिए उन्होंने क्या, लाहौर कांग्रेस में दिल्ली कांग्रेस के वे प्रधान
चुने गए, इसलिए उनके असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें 2-4 बार जेल भी जाना पड़ा, है ना। मदन मोहन मालवीय जी जो थे उच्च कोटि के देशभक्त थे। उनका देश प्रेम अद्वितीय था। त्याग की भावना उनमें जो थी वह कूट कूट कर भरी थी। उनकी बोली में एक अलग सी ही मिठास थी, है ना। वह असाधारण थी, है ना। वह बहुतों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने। उनके भाषण देने की कला भी इतनी अच्छी थी कि लोग उनके भाषण सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह बाहर से जैसे साफ सुथरे दिखते थे वैसे ही वे अंदर से भी साफ सुथरे और निर्मल थे, है ना। उनके अंदर किसी के प्रति कोई भी द्वेष, कोई भी बुराई नहीं थी और वे मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे, है ना। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने आप को ना देकर उसके लिए दूसरों को सामने खड़ा कर देते थे, है ना। यह उनकी क्या सबसे बड़ी विशेषता थी। ऐसी विशेषता बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। इस प्रकार मदन मोहन मालवीय जी जो थे वह एक श्रेष्ठ इंसान तो थे ही साथ एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे, जिनके लिए देश सेवा सबसे बड़ा धर्म था। नेक्स्ट है देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसके अलावा देश के नवयुवकों के चरित्र निर्माण की ओर भी उन्होंने अधिक ध्यान दिया। वह कहा करते थे कि बच्चे के पहले 6 वर्षों में उस पर जो प्रभाव पड़ता है ना, बच्चे के पहले 6 वर्षों में जो उस पर प्रभाव पड़ता है वे उसके सारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए वह चाहते थे कि बच्चों के माता पिता उनकी आरंभिक शिक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान दें। युवकों को उचित शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने नवयुवकों के लिए विश्वविद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि सच्चरित्रता हमारे विश्वविद्यालय का मूल मंत्र है और यही शोभा है। हम प्रत्येक छात्र को शुद्ध, सात्विक, तेजस्वी और वीर पुरुष और प्रत्येक कन्या को वीर माता बनाना चाहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करे, प्रत्येक प्राणी का आदर करे, वीरता के साथ अन्याय का विरोध करे और आत्मसम्मान के साथ जीविका चलाते हुए समाज और देश का कल्याण कर सके। मालवीय जी का एक बड़ा गुण यह था कि जिस बात को वह ठीक समझते थे उस पर बराबर डटे रहते थे, भले ही कोई उनका साथ दे या ना दे। चारों तरफ से विरोध होने पर भी वह अपने विश्वासों पर अटल रहते थे। जब कभी हिंदू विश्वविद्यालय को धन की कमी पड़ जाती थी तो वह झोली लेकर निकल पड़ते थे। उनमें कोई ऐसी विशेषता थी जिसके द्वार पर पहुंचते थे वह खाली हाथ ना लौटते थे। नेक्स्ट है, मालवीय जी ने एक और बड़ा काम यह किया कि इन्होंने हिंदी को ऊपर उठाया, है ना। हिंदी को ऊपर उठाया। एक समय था जब अदालतों में हिंदी में अर्जी देना भी बड़ा कठिन काम था। उन्होंने जी तोड़ कोशिश करके अदालतों में हिंदी का प्रचार करवाया। जहाँ तक संभव होता था वह हिंदी में ही भाषण देते थे। कई बार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच में और विश्वविद्यालय की सभाओं में भी वे हिंदी में ही बोलते थे। इस प्रकार मालवीय जी ने तरह तरह से देश की सेवा की। अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी वह ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचे। उनके राष्ट्र और समाज के सेवा भाव ने देश की जनता का दिल जीत लिया। उनके निस्वार्थ जीवन की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें दूसरों के लिए जीना और मरना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो मालवीय जी थे उन्होंने देश को गुलामों की जंजीर से छुड़ाने के लिए भी बहुत कुछ किया। इसके साथ ही वे नवयुवक और जो नवयुवती थे उनके चरित्र निर्माण के लिए भी उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया था। और वे कहते थे कि जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, उनमें जो पहले 6 वर्षों पर उनका जो प्रभाव पड़ता है वह उनके जीवन भर काम आता है। इसलिए वह चाहते थे कि बच्चों के जो माता पिता थे वह उनकी आरंभिक शिक्षा की ओर ध्यान दे, है ना। और नवयुवकों को भी उचित शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उन्होंने उनके उद्देश्यों को उनके लिए स्पष्ट करते हुए कहा था कि सच्चरित्रता हमारे विद्यालय का मूल मंत्र है। सच्चा चरित्र ही उस विद्यालय का मूल मंत्र था और यही उसकी शोभा थी। वे प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक जो वहाँ पर आने वाले छात्र थे उन्होंने प्रत्येक छात्र को सात्विक, शुद्ध, तेजस्वी और वीर पुरुष बनाना चाहते थे। साथ ही साथ वे कन्याओं को, लड़कियों को वीर माता बनाना चाहते थे जो ईश्वर में विश्वास तो करे, साथ ही प्रत्येक प्राणी का आदर करे और वीरता के साथ, मतलब बहादुरी के साथ अन्याय का सामना भी करे। इस प्रकार से वह देश के नवयुवकों को और नवयुवतियों को भी वे इस प्रकार की प्रेरणा देना चाहते थे। इसलिए हमें
इस जीवनी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मदन मोहन मालवीय जी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। एक बार फिर से आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा और जो भी इस शब्द में कठिन शब्द आए हों उन्हें आप फाइंड कीजिएगा उनके अर्थ को। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।